तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैबिनेट मिशन की शुरुआत। कैबिनेट मिशन क्या था इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अभी तक हमने कैबिनेट मिशन आने के पहले कंपनी रूल देखा और फिर क्राउन रूल देखा। कंपनी रूल में काफ़ी सारे एक्ट सरकार ने पास करे, गवर्नमेंट ने कंपनी को टेक ओवर करने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करी और धीरे धीरे कंपनी के ऊपर कब्जा जमा लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कब्जा जमाया है तो 1857 के बाद से ब्रिटिश का क्राउन रूल जब लागू होता है इंडिया के ऊपर, और यहाँ से स्टार्ट होता है शासन किसका, ब्रिटिश का। ठीक है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने पीरियड में भी काफ़ी सारे लॉ लेके आती है, काफ़ी सारे एक्ट लेके आती है। एक एक करके हमने काफ़ी सारे एक्ट्स को डिस्कस किया। अब हम देखते हैं फाइनली जब 1937 में जब आम चुनाव जो होते हैं, जनरल इलेक्शन जब होते हैं, उस जनरल इलेक्शन में कांग्रेस को काफ़ी सारा सपोर्ट जनता से मिल जाता है। हमने आपको बताया था पिछली क्लास में कि कांग्रेस ज़मीन से जुड़ गई थी। जब गांधी जी आ गए थे साउथ अफ्रीका से, तो गांधी जी ने जनता को कांग्रेस से अच्छे से जोड़ दिया था। तो छोटे मोटे लोग सब लोग कांग्रेस में जुड़ गए थे। मुस्लिम लीग अमीरों की पार्टी थी, काफ़ी सारे धनी वर्ग के लोग मुस्लिम लीग में जुड़े हुए थे। ठीक है, तो कांग्रेस ने 1937 में अच्छा खासा सपोर्ट लिया, किससे, जनता से, और जनता ने खुल के सपोर्ट किया और काफ़ी सारे स्टेट्स में कांग्रेस को अच्छा खासा बहुमत मिला और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी बन के आई। ठीक है, इतना हमने देख लिया था। 1935 का जो एक्ट रहा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वो लास्ट एक्ट निकला किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1935 के बाद में कोई एक्ट नहीं आया। 1935 से 1937 में इलेक्शन हुए, कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी निकल के आई। मुस्लिम लीग उसमें हार चुकी थी और मुस्लिम लीग का चीफ था कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। अब मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में एक कीड़ा बैठ चुका था उसी टाइम पे। 1937 में जब मोहम्मद अली जिन्ना की टीम हारी, पार्टी हारी, तो मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग में एक चीज़ बैठ गई कि अब अपन कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते। इंडिया आज़ाद होना था 1930 में और उसके पहले क्लियर हो गया था इंडिया आज़ाद होगा। अब कब होगा, अभी ये डेडलाइन नहीं निकली थी फाइनली कि इतनी तारीख को होगा। तो सब अपने अपने मन में लड्डू बना रहे थे, सबके लड्डू फूट रहे थे। मोहम्मद अली जिन्ना सोचते थे मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूँ और मुझे प्रधानमंत्री बनना है। अब मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, एक देश में दो बड़ी पार्टी नहीं रह सकती हैं। एक तो मुस्लिम लीग बहुत बड़ी पार्टी बन के निकली थी सामने, और एक कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी बन के निकली थी। अब दो पार्टी बड़ी बड़ी रहेंगी तो दो प्रधानमंत्री तो बन नहीं सकते। तो 1937 में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये डिसाइड कर लिया था, ये अंदाज़ा लगा लिया था कि अगर इंडिया आज़ाद होगा तो अपन प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं हैं, लेकिन हमको तो बनना है। अब कैसे होगा, तो बोले एक ही सॉल्यूशन है उसका, पाकिस्तान। समझ में आ रही बात, एक सॉल्यूशन है पाकिस्तान। मुस्लिम के नाम पे, सांप्रदायिकता के नाम पे हम अलग से एक देश बनवाएंगे जिसका नाम होगा पाकिस्तान, और वहाँ के प्रधानमंत्री हम बन जाएंगे। बड़ा समझदार आदमी था मोहम्मद अली जिन्ना, समझते हैं उसको लोग बेवकूफ़, बहुत ज्ञानी आदमी था। सोचो, पूरा कांग्रेस को किनारे लगा दिया उसने, आदमी ने देश बंटवा दिया एक आदमी ने। ठीक है ना, तो पागल नहीं था वो, बहुत समझदार आदमी था। चलिए, तो 1937 चुनाव हो गए, मुस्लिम लीग की हार हो गई, मोहम्मद अली जिन्ना हार गए। अब 1937 में कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी निकल के आ गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी डिसाइड कर चुकी थी कि अब धीरे धीरे करके इंडिया को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर होता है, आपको पता है सेकेंड वर्ल्ड वार में इंग्लैंड भिखमंगा बन जाता है, पूरी तरीके से ट्रेजेडी हो जाती है, ट्रेजेडी ब्रिटेन की। जितना भी राजस्व होता है, खूब पैसा होता है ब्रिटेन के पास में, सेकेंड वर्ल्ड वार में बर्बाद हो जाता है ब्रिटेन। ठीक है ना, कभी गौर करके देखो, सेकेंड वर्ल्ड वार की ड्यूरेशन में 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ओवर हुआ, उसी के आसपास में, उसी के दौरान में काफ़ी सारे स्टेट्स को, मतलब काफ़ी सारे कंट्रीज़ को उसने फ्री किया ब्रिटेन ने। पैसा नहीं बचा था अपनी जनता को देने के लिए, अपने अधिकारियों को सैलरी देने के लिए ब्रिटेन के पास पैसा नहीं बचा था। कहा जाता है कि 1945 के आसपास इंडिया में लगभग 20 लाख एम्प्लॉय थे ब्रिटेन के, 20 लाख लोगों को सैलरी आती थी ब्रिटेन के अकाउंट से। अब जब उसके पास ही पैसा नहीं बचा था तो कहाँ से सैलरी देगा, समझ में आ रही बात। तो इस हिसाब से ब्रिटेन पूरी तरीके से डिसाइड कर चुका था कि अब हमको इंडिया को फ्री करना पड़ेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि इंडिया को ऐसे ही छोड़ के चले जाएं,
तो बोले इंडिया में हम भारत के हिसाब से, भारत के लोगों की पसंद का, भारत के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। कांग्रेस भी चाह रही थी। कांग्रेस ने जो 1928 में हमने देखा था ना कि नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट्स गई थी साइमन कमीशन के अपोजिट में। जब साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था 1929 में उसमें जब साइमन कमीशन आया था, तो साइमन कमीशन का जब विरोध हो रहा था तो सरकार ने कहा था, सरकार कौन, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा था कि साइमन कमीशन से आपको एलर्जी है, दर्द है, दुख है, आप अपोजिशन में, आप क्या चाहते हैं, आप अपनी पूरी मांगें हमें लिख के दीजिए, ठीक है ना। तो उन लोगों ने, किसने, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू, स्वराज पार्टी के चीफ कौन थे, मोतीलाल नेहरू। तो मोतीलाल नेहरू ने एक अपनी रिपोर्ट दी थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनी रिपोर्ट दी थी। दोनों ने भारत को आज़ाद करने की मांग तो दोनों ने करी, लेकिन इन्होंने अपनी कहानी रची, उन्होंने अपनी कहानी रची। मतलब दोनों की जो रिपोर्ट थी वो दोनों रिपोर्ट बिल्कुल अलग जा रही थी, ठीक है ना, एक मत नहीं थी वो रिपोर्ट। कोई ऐसा उसमें प्रावधान नहीं था, कोई ऐसी इसमें कंडीशन नहीं थी कि दोनों रिपोर्ट्स को अगर आप एक कर दें, मिला दें तो कोई एक यूनिक सॉल्यूशन उसका निकल पाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको क्या कर दिया था, कैंसिल कर दिया था कि चलो ठीक है, आप लोग ही जब सहमत नहीं हो किसी एक मुद्दे पे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है ना, इस हिसाब से उसको कैंसिल कर दिया था। तो उसमें कहा था मोतीलाल नेहरू ने, आज़ाद भारत की चर्चा उसमें करी थी। इसकी संकल्पना तो 1895 से चली आ रही है। किसकी, बाल गंगाधर तिलक, शुरुआत करी थी बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। चलिए, तो अब जब 1937 के इलेक्शन होने के बाद में सब कुछ क्लियर हो गया कि अब देश आज़ाद होना ही है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ लोगों की टीम भेजी इंडिया कि जाओ कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन तैयार करो। समझ रहे, इंडिया के लोग तो साथ हैं, आप जाइए और फाउंडेशन तैयार करिए, किसका, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का। तो एक 3 लोगों की टीम आई जिसका नाम रखा गया कैबिनेट मिशन। ये कैबिनेट मिशन का मतलब क्या है कि ये कैबिनेट के मंत्री थे, किसकी कैबिनेट के, ब्रिटिश पार्लियामेंट की कैबिनेट के मिनिस्टर्स थे ये लोग। तो 3 लोग आए थे, 3 लोगों की टीम इंडिया आई। तीनों का नाम था, एक का नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरे का नाम था स्टीफर्ड क्रिप्स, तीसरे का नाम था मिस्टर अलेक्जेंडर। आपको ये याद रखना है कि 3 लोग थे, नाम क्या था ये जरूरी नहीं है, फिर भी देखते रहोगे तो अपने आप याद आ जाएगा, दिमाग में बैठ जाएगा। बाकी आपको ये पता होना चाहिए कि 3 लोग थे कैबिनेट मिशन में। कब आया था, 1946 में। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हुआ, फिर 1945 के बाद 1946 में कैबिनेट मिशन इंडिया आया। पूछेगा कि कैबिनेट मिशन इंडिया कब आया, बोले 1946 में आया। क्यों आया, टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे तो बन नहीं जाएगा, हलवा पूड़ी तो है नहीं कि बैठे बनाए और बन गया 1 घंटा में, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसका पहले फाउंडेशन तैयार करना, कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनानी थी पहले, इलेक्टेड मेंबर्स होने थे असेंबली के अंदर। तो ये असेंबली फ्रेम करने के लिए आए थे और ये असेंबली को फ्रेम करते हैं, ठीक है ना। असेंबली की पहली मीटिंग होती है दिसंबर में, देखो 9 दिसंबर 1946 में असेंबली की पहली मीटिंग होती है। चलिए, तो कैबिनेट मिशन के बारे में आपको केवल इतनी बात याद रखना है, 1946 में आया, 3 लोगों की टीम थी। कहाँ से आया, बोले ब्रिटेन पार्लियामेंट के 3 मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, सेंट्रल मिनिस्टर्स थे। एक का नाम था लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस, दूसरे का था स्टीफर्ड क्रिप्स और मिस्टर अलेक्जेंडर। ये लोग इंडिया आए हुए थे, ये लोग इंडिया आए। फिर इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को फ्रेम करने की बात करी। अब ब्रिटिश का कब्जा यहाँ चल रहा था, 11 स्टेट्स और कम से कम 6 इन लोगों को बाई कैमरल गवर्नमेंट जो ब्रिटिश चला रही थी, और 4 इनके प्रिंसली नहीं क्या बोलते, कैबिनेट कमिश्नरी स्टेट्स। किसके, कमिश्नरी मतलब होता है जो, जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है तो उस टाइम पे वो लोग कमिश्नरी स्टेट बोला करते थे, ठीक है। चीफ कमिश्नरी ऑफिस, चीफ कमिश्नरी स्टेट, ऐसा कुछ नाम रखा था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए अब इनको इलेक्शन करना था कि कितने लोग आएंगे। तो टोटल 10 लाख लोगों पे 1 सीट, 10 लाख लोगों पे 1 सीट का प्रावधान किया गया कि 10 लाख लोगों के ऊपर 1 सीट होगी। जैसी अभी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती ना हमारी कि 10 लाख लोगों पे 1 सांसद,
ऐसे ही उस टाइम पे डिसाइड किया कि 10 लाख लोगों में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाएंगे। तो पूरे देश में ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाई गई। तो टोटल सीट बनी 389। अब समझ रहे हैं यहाँ से मुद्दा, यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की टोटल मेंबर कितने थे? 389। इन 389 में से ब्रिटिश के 292 प्लस 4 मतलब 296 ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव थे। अब ये 296 क्या है? ये 4 को है, कौन है? तो ये 4 इनके चीफ कमिश्नरी ऑफिसेस के मेंबर थे। चीफ कमिश्नरी मतलब जैसे आज के टाइम पे यूनियन टेरिटरी है ना, तो उस टाइम पे चीफ कमिश्नरी स्टेट थे। ठीक है, 4 मेंबर वहाँ के थे, 292 थे, तो 296 ब्रिटिश इंडिया के थे। ठीक है, अब ब्रिटिश इंडिया के मतलब जहाँ पे ब्रिटिश की सरकार चलती थी। ओके, 93 थे कौन? इंडियन प्रिंसली स्टेट, इंडियन प्रिंस जो राजे रजवाड़े चल रहे थे, जो बचे हुए थे, जहाँ पे गवर्नमेंट कौन? ब्रिटिश इंडिया, जहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट को उतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जो छोटे मोटे गरीब स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट थे, तो उनके ऊपर कब्जा गवर्नमेंट ने जब तक जमाया नहीं था, तब तक वो 93 प्रिंसली स्टेट्स बचे हुए थे। ठीक है, और 93 में से 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट की। स्टेट तो बहुत सारे थे, 600 से ज़्यादा। ठीक है, प्रोविंसली स्टेट या प्रिंसली स्टेट कितने थे? 600 से ज़्यादा, जिनकी सीट थी 93। भाई जनता के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट करेगी। अब कोई अपना ललितपुर स्टेट लेके बैठा है, छोटा सा ललितपुर किंगडम, छोटा सा कोई तालबेट किंगडम लेके बैठा है, 1 लाख की जनता नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे प्रिंसली स्टेट थे लगभग 600 से ज़्यादा। तो 93 सीट्स थी इंडियन प्रिंसली स्टेट्स की और 296 सीट थी किसकी? ब्रिटिश इंडिया की। टोटल होती हैं 398 मेंबर किसके? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की टोटल सीट कितनी थी? 398। बोलो। कांग्रेस के नहीं थे कोई? हाँ, कांग्रेस सब इसी में शामिल थे। कांग्रेस भी इसी में थी, मुस्लिम लीग भी इसी में थी, रिप्रेजेंटेटिव ब्रिटिश के भी थे कुछ। ठीक है ना, इसमें थे, सब लोग थे। ये तो प्रिंसली स्टेट, इंडिपेंडेंट स्टेट थे ये अपने आप में। कांग्रेस के, मुस्लिम लीग के, ब्रिटेन के, वो सब इसमें थे। कब्जा था ब्रिटिश इंडिया, सरकार ब्रिटिश इंडिया की थी, पार्टियां इनकी भी थी। क्यों? ये चुनाव हुए थे ना, इनके भी इलेक्शन हुए थे, इनके भी क्या हुए थे? इनके इलेक्शन हुए थे, समझ रहे? तो इन इलेक्शंस में 389 सीट्स के मेंबर रिप्रेजेंटेटिव जीते थे। समझ गए इतनी बात? आपको एक जानकारी बता दें, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीते नहीं थे चुनाव, पता है? नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के लिए जब बंगाल से खड़े हुए थे तो चुनाव हार गए थे। ठीक है, फिर मुस्लिम लीग की तरफ से खड़ा किया गया इनको बंगाल से, तो जीत गए। पता चला 1946 के बाद जब देश आज़ाद होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की वो सीट तो पाकिस्तान में चली जानी है, क्योंकि बंगाल का कुछ रीजन कट के ईस्ट पाकिस्तान बना था ना, जो आज बांग्लादेश है, तो उस वाले क्षेत्र से जीते थे वो। और जैसे ही देश आज़ाद होगा वो वाला क्षेत्र कहाँ चला जाएगा? पाकिस्तान में। तो हम इंडिया के बचेंगे नहीं। बोले फिर समस्या। तो फिर बॉम्बे, उस टाइम पे बॉम्बे की जो सीट थी, बॉम्बे एक स्टेट हुआ करता था और वहाँ का एक प्रधानमंत्री हुआ करता था बॉम्बे का। तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट करेगी, तो बॉम्बे के प्रधानमंत्री ने अपनी सीट से उनको खड़ा किया, जिताया गया। इसके बाद में वो कैबिनेट असेंबली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में शामिल हुए, नहीं तो उनको शामिल होने का मौका ही नहीं मिल रहा था। बोले इंडिया का ये कहीं तो शेर है और वही जीत नहीं पाया चुनाव, बोले शामिल करना पड़ेगा इसको, समझ रहे? तो अंबेडकर साहब को फिर ऐसे शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चंस ध्यान रखना है। टोटल सीट्स कितनी थी? 398, 389, 93 थी प्रिंसली स्टेट्स की, 296 थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की। ओके, फर्स्ट मीटिंग कब हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की? 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई थी, जिसमें मुस्लिम लीग ने बायकॉट कर दिया था। अब यहाँ से ब्रिटेन की पार्लियामेंट को, ब्रिटेन की जनता को एक और मजे लेने का मौका मिल गया। बोले देखो, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाई गई, इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी हो रही है, और इंडिया की ही एक पार्टी ने बायकॉट कर दिया, मुस्लिम लीग। तो उस टाइम पे एक डायलॉग मारा था, एक कमेंट मारा था, किसने? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने, नाम था विंस्टन चर्चिल। क्या नाम था उसका? विंस्टन चर्चिल। तो विंस्टन चर्चिल ने कमेंट मारा था प्रधानमंत्री ने, पीएम ने ब्रिटेन के।
बोले थे ये एक ऐसी शादी है जिसमें दुल्हन ही नहीं है, ऐसी शादी हो रही है बिना प्राइड की शादी, द मैरिज विदाउट प्राइड, ऐसी शादी हो रही है जिसमें दुल्हन ही नहीं है। हाँ ब्राइड है कि प्राइड है, जो भी है, ठीक है। दुल्हन तो बोल दिया ना, दुल्हन समझ गए, प्राइड बोलो चाहे ब्राइड बोलो, ठीक है, ओके। तो यहाँ वो कमेंट मारा गया था और दुनिया को ये दिखाया इंग्लैंड ने कि दोनों पार्टियां अभी भी एकमत नहीं है। चलिए ठीक है, तो फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर को। प्रोसीडिंग्स इसकी जो लिखी गई थी ना पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की, कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूशन बनने तक प्रोसीडिंग का मतलब होता है कि जितनी जितनी बार ये लोग बैठे, अब बैठे थे तो थोड़ी कि चाय नाश्ता लेके थोड़ी बैठते थे, अपना अपना पूरा जहाँ जहाँ जो स्टडी जितना भी करके आया है, जो जो उससे रिलेटेड टर्म्स होते थे उन सबको रिटर्न में लिखा जाता था। तो वो लिखते लिखते 11 वॉल्यूम भर गए मोटे मोटे, एक वॉल्यूम लगभग इतना मोटा होता है, ऐसे ऐसे 11 वॉल्यूम भर के ढेर लगा दिया। इतनी प्रोसीडिंग्स लिखी गई थी। प्रोसीडिंग्स का मतलब कि आज हम दिन भर 6 घंटे तक बैठे तो हम लोगों ने क्या क्या चर्चा करी, किन किन पॉइंट्स पे बात हुई, क्या क्या पॉइंट्स रखे गए, किसने रखे हैं, वो सब रिटर्न में हुआ करता था, ठीक है ना। तो उसको प्रोसीडिंग कहा गया। जो कैबिनेट, जो आपकी पार्लियामेंट चलती है ना, जब बैठक चलती है तो उसको प्रोसीडिंग कहा जाता है असेंबली की, समझ गए। तो चलिए, तो ये 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ से निकल के आएंगे। इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो एडवाइजर रहे वो रहे डॉक्टर BN राव। BN राव इसके एडवाइजर रहे। सबसे पढ़े लिखे आदमी थे BN राव, सबसे बुजुर्ग पढ़े लिखे, सबसे एजेड व्यक्ति था BN राव, बहुत पढ़ा लिखा। एक ही तो आदमी था जो डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा था, जो BR अम्बेडकर साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा था वो केवल एक ही आदमी था, डॉक्टर BN राव, ठीक है ना। इसके बाद इनके प्रेसिडेंट की बात आई तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, ये अस्थायी थे, टेम्परेरी थे, इंचार्ज थे, ये परमानेंट नहीं थे। परमानेंट तो इलेक्टेड मेंबर रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपको फंसाना चाहता हो तो क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि फर्स्ट जो अस्थायी प्रेसिडेंट रहे, टेम्पररी इंचार्ज में कौन रहा? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। बोले परमानेंट कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यहाँ से क्वेश्चन और घुमा के पूछ देगा कि इलेक्टेड प्रेसिडेंट कौन था कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड थे, ये इलेक्टेड नहीं थे, ये तो ऐसे बना दिए गए थे कि चलो ठीक है इनको बना देते हैं उम्र के हिसाब से। बाद में फिर इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया प्रेसिडेंट। किसका? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, ठीक है ना। अब इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली से डॉक्टर BN राव, ये जो है ना BN राव एक सुझाव देते हैं, अपना एक बात रखते हैं कि एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाए कुछ लोगों की, और एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई जाती है। वो ड्राफ्टिंग कमेटी फिर पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करती है और फ्रेम करके असेंबली के सामने पेश करती है। ये है कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें केवल 7 लोग होते हैं। BR अम्बेडकर प्रेसिडेंट होते हैं, चेयरमैन होते हैं, 6 लोगों की टीम और होती है। 7 लोग मिलके 2 साल 11 महीने 17 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं और 24 जनवरी को सामने ले आते हैं कि देखो, जनवरी नवंबर को सामने ले आते हैं कि ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। समझ गए? तो अभी ड्राफ्टिंग कमेटी और फिर कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन तक हम लोग आ गए हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी बनेगी। 2 मिनट की कहानी हो रही है कि ड्राफ्टिंग कमेटी बन जाती है। 6 लोग होते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी में और 7वें होते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। डॉक्टर BR अम्बेडकर को क्या बनाया था? चेयरमैन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन निकल के आता है कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। टोटल कितने मेंबर थे? 7 मेंबर, 7 टोटल BR अम्बेडकर साहब को मिला के, ठीक है ना, बाबा साहेब को मिला के टोटल 7 मेंबर्स थे, ठीक है ना। वो ड्राफ्टिंग कमेटी होती है। तो ड्राफ्टिंग कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करके और असेंबली के सामने पेश कर देती है, फिर उसके सिग्नेचर होके रेडी हो जाता है, फिर बस उसको अब इम्प्लीमेंट करना होता है। तो हम लोग एडॉप्ट करते हैं 26 जनवरी 1950 को हम लोग एडॉप्ट करते हैं इसको, कॉन्स्टिट्यूशन को, जानते हो ना, ठीक है। ये इतनी कहानी हो गई आपके कॉन्स्टिट्यूशन तक जाने की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के लिए क्या क्या रहा। हमने पहले एक्ट पढ़े
जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कहलाया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को हमने 2 फेज़ में पढ़ा। एक फेज़ था आपका कंपनी रूल, दूसरा फेज़ था क्राउन रूल। दोनों रूल में जितने भी एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास करे वो सारे एक्ट हमने पढ़ लिए, कैबिनेट मिशन देख लिया और ड्राफ्टिंग कमेटी देख ली, इसके बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली देख ली। अब यहाँ से अब हम अगली क्लास से पढ़ेंगे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, ठीक है ना, और कितने आर्टिकल्स हैं। ये सारी चीज़ें 1 बाय 1 पढ़ते रहेंगे। फिर उसके अंदर बहुत कुछ पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, देखा जाएगा एक एक करके, ठीक है।